नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर हमारा देश अलग अलग भागों में डिवाइड रहा। आज हम बात करेंगे इच्छा मृत्यु के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में यूथनीशिया भी कहते हैं। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर। अगर ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, यूथनीशिया होती क्या है, इच्छा मृत्यु होती क्या है? असल में जब किसी इंसान के पेन को ख़त्म करने के लिए, सफरिंग को ख़त्म करने के लिए इंटेंशनली उससे मृत्यु दे दी जाती है, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि उसकी सफरिंग और उसका पेन ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं यूथनीशिया या तो इच्छा मृत्यु। और याद रखिएगा, इस वर्ड को दो वर्ड से मिलकर बनाया गया है ग्रीक में, ईयू थैनोटोस, जिसका मतलब होता है गुड डेथ, अच्छी मृत्यु। और इसको कॉइंड किया था, इसको डिस्कवरी किया था, इस वर्ड को, यूथनीशिया को डिस्कवर किया था सर फ्रैंकिस बैकॉन ने। इस वर्ड को इन्होंने कॉइंड किया था, डिस्कवर किया था। अब दोस्तों देखिए, कहते हैं कि जिंदगी को ख़त्म करने का कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो आप लोगों को पता है, सुसाइड, जब इंसान अपनी ज़िंदगी अपने हाथों ख़त्म कर लेता है। दूसरा होता है इनवॉल्यूंटरी यूथनीशिया, मतलब मान लीजिए कि अगर पेशेंट से बिना पूछे ही, बिना उसकी इच्छा के उससे मृत्यु दे दी जाए। आप पेशेंट वर्ड यहां से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सामने वाले का मर्डर कर दिया, तो ये भी एक तरह की इनवॉल्यूंटरी यूथनीशिया कहलाएगी, क्योंकि आपने सामने वाले की ज़िंदगी ख़त्म कर दी बिना उसकी इच्छा के। अब हम बात करेंगे यूथनीशिया के बारे में, जो वॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी होती है। अभी हम लोगों ने जो मर्डर के बारे में बात किया वो इनवॉलंटरी थी। अब हम बात करते हैं वॉलंटरी यूथनीशिया, जब पेशेंट खुद ये रिक्वेस्ट करे कि मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझसे ये सफरिंग बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तो ये कहलाता है आपका वॉलंटरी यूथनीशिया। एंड नॉन वॉलंटरी यूथनीशिया क्या होती है कि जब पेशेंट इस अवस्था में ही ना हो कि मान लीजिए पेशेंट कोमा में है, या मान लीजिए कि पेशेंट ऐसा सफ़र कर रहा है कि वो कुछ बोल नहीं सकता, इशारे नहीं कर सकता, मतलब अगर वो मृत्यु चाहता भी हो, उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, मगर फिर भी उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया है, ठीक है, और वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकता पहले पेशेंट की तरह, जिसने ये कह दिया कि मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे वॉलंटरी यूथनीशिया दे दी जाए। ऐसी इनकैपेबल यूथनीशिया को हम लोग कहते हैं नॉन वॉलंटरी यूथनीशिया, जब उस पेशेंट का कोई रिलेटिव या क्लोज वन ये विनती करता है कि इन्हें मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि ये कैपेबल नहीं है अपनी इच्छा को लोगों के सामने रखने से। और फर्दर ये डिवाइडेड गए दो भागों में, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव। इस पे ज़्यादा गौर कीजिएगा। एक्टिव यूथनीशिया वो होती है जिसमें डॉक्टर क्या करता है कि किसी तरह का लीथल इंजेक्शन वगैरह लगाकर सामने वाले के पेन को ख़त्म कर देता है, सामने वाले को मृत्यु की गोद में सुला देता है। ये हमारे देश में इलीगल माना जाता है। पैसिव यूथनीशिया क्या होती है कि मान लीजिए कि डॉक्टर उसे दवाई देना बंद कर देगा, या डॉक्टर उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देगा, ताकि सामने वाले का पेन, सामने वाले की सफरिंग, सामने वाले की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो याद रखिएगा, एक्टिव यूथनीशिया में लीथल, जहरीला इंजेक्शन वगैरह लगा दिया जाता है कि सामने वाला ख़त्म। और पैसिव यूथनीशिया में क्या होता है कि वो चीज़ें जो अभी तक उसको ज़िंदा रखी हैं, लाइक मेडिसिन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसको ही बंद कर दो, ये ख़त्म, इंसान ख़त्म। तो हमारे देश में पैसिव यूथनीशिया को लीगल माना गया है, लेकिन बहुत सारे उसमें भी टिटंबे हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक्टिव यूथनीशिया एंड पैसिव यूथनीशिया, ये आप लोग को क्लियर है। अब देखिए, यूथनीशिया को लेकर कई लोग फेवर में आए, कई लोग अगेंस्ट में आए। मैं एक एक कर कर आपको पहले आर्ग्यूमेंट बताऊंगा फेवर में, और दूसरा बताऊंगा अगेंस्ट में। पहला फेवर ये है कि लोगों का मानना ये है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है,
और इंसान को ये अधिकार है कि इंसान अपने पेन को अगर सफ़र करना नहीं चाहता तो इंसान ये अपील कर सकता है कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि मैं खुद जो अपनी ज़िंदगी का जिम्मेदार हूँ, मैं नहीं चाहता इस पेन को बियर करना, इस सफ़र को बियर करना। तो एक आर्गुमेंट तो आपका ये हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट आया, वो कहीं ना कहीं इसीलिए आया क्योंकि लोगों ने इस बात को अग्री किया कि हाँ, कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंसान 35-35, 36-36 साल तक कोमा में पड़ा रहता है, डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है। इंसान के परिवार की वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती है कि वो वेंटिलेटर का खर्चा उठाएं, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम का खर्चा उठाएं। तो ऐसे केस में इंसान को मृत्युदंड में कह रहा हूँ, मतलब इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा फेवर तो लोगों ने ये कहा। अब अधिकार के बेसिस में लोगों ने ये कहा कि गवर्नमेंट पीपल गॉट एन एक्सप्लिसिट राइट टू डाई, इंसान के पास अधिकार होता है अपनी मृत्यु खुद तय करने का, लेकिन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार नहीं देता है राइट टू डाई का। राइट टू लाइफ का अधिकार है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, बट नॉट राइट टू डाई, ठीक है। और दूसरा दोस्तों फेवर ये कहा गया कि डेथ एक प्राइवेट सब्जेक्ट है, डेथ एक इंसान का प्राइवेट सब्जेक्ट है, तो वो तय करे कि उसे जिंदा रहना है कि उसे अपनी जिंदगी को खत्म करना है, ठीक है। ये यहाँ पर किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जा सकता किसी कानून के द्वारा, किसी कोर्ट के द्वारा। प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट ये निकल कर आया है कि दैट जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका पूरी तरह प्राइवेट मामला है, इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये पूरी की पूरी तरह लाइबिटेरियन केसेस हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने दूसरी चीज़ बताई कि इंसान को ये अधिकार होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसी बीमारी हो जाती है कि उनके पास इतना, उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उनके बीमारी में और तीमारदारी में और पैसा खर्च कर पाएँ। तो इस केस में कहीं ना कहीं यूथेनेशिया एक अच्छा ऑप्शन है, खासकर ऐसे पेशेंट के लिए जिनके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है, जिनको लाइलाज बीमारी हो चुकी है। लेकिन अब देखिए, अब फेवर में बात हुई है तो अगेंस्ट में बात हो गई होगी। पहला अगेंस्ट ये आया कि हर डेथ पेनफुल नहीं होता। जो लोग इच्छा मृत्यु के अगेंस्ट में हैं उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर मृत्यु आपकी पेनफुल नहीं होती है, हर मृत्यु में ज़्यादा दर्द नहीं होता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप पेन रिलीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक्टिव ट्रीटमेंट को भले ही टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप पेन रिलीफ का इस्तेमाल कर सकते हैं इच्छा मृत्यु के ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर। आप ठीक है, सामने वाले को दर्द हो रहा है, आप उनके पेन को कम करने के बारे में सोचिए, मगर उनको इच्छा मृत्यु देने के बारे में मत सोचिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया के बीच का डिफरेंस है वो मॉरली सिग्निफिकेंट है। अब एथिकल आर्गुमेंट क्या निकल कर आते हैं कि जो इच्छा मृत्यु है ना, वो सोसाइटी का जो नज़रिया होता है ज़िंदगी के प्रति, जो लोग ज़िंदगी की इज्जत करते हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे तब तो लोग पेन को कभी बियर करना ही नहीं चाहेंगे, लोग कभी भी लाइलाज बीमारी के दौरान अपनी विल पावर का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं और तुरंत कह देंगे कि भैया मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। तो पहला एथिकल आर्ग्यूमेंट तो ये निकल कर आया, ठीक है। और अगर इच्छा मृत्यु इसी तरह चलती रही तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना, आज लोगों के अंदर जो लड़ने की भावना है बीमारियों से, दिक्कतों से, वो ख़त्म हो जाएगी और लोगों की ज़िंदगी औरों के मुकाबले कमज़ोर मानी जाएगी। ये लोगों के इंटरेस्ट में नहीं हो सकता। एंड यूथेनेशिया अफेक्ट्स द राइट ऑफ अदर पीपल एंड नॉट जस्ट दोस ऑफ द पेशेंट।
ये दूसरों के अधिकार को भी हानि पहुंचाएगी, ना ही सिर्फ पेशेंट के अधिकार को हानि पहुंचाएगी। अब रिलीजियस आर्ग्यूमेंट भी निकल कर आए, ठीक है। पहला कि यूथेनेशिया इज अगेंस्ट द विल एंड वर्ड ऑफ गॉड। लोगों का मानना है, जो रिलीजियस आर्ग्यूमेंट निकल के आए, लोगों का मानना है कि जन्म और मृत्यु ये ऊपर वाले की देन है, और अगर इच्छा मृत्यु का प्रावधान आता है तो कहीं ना कहीं ये भगवान के विल के खिलाफ होगा, भगवान के शब्दों के खिलाफ होगा। दूसरा, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि यूथेनेशिया वीकेन सोसाइटी रिस्पेक्ट फॉर द सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। लोगों की जिंदगी के प्रति जो श्रद्धा है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी इच्छा मृत्यु के कारण। एंड लॉ ऑफ कर्मा, सफरिंग में हैव वैल्यू। अक्सर हम नहीं कहते हैं कि अरे यार ये इंसान सफ़र कर रहा है तो ज़रूर इसने कोई ना कोई गलत कर्म किए होंगे। तो इनका मानना ये भी है कि अगर आप इच्छा मृत्यु की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ कर्मा के अगेंस्ट बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर इंसान सफ़र कर रहा है तो वो उसके कर्मा का ही प्रभाव है। अब ये तो हम लोगों ने फेवर में बात किया, आर्ग्यूमेंट में बात किया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोग इच्छा मृत्यु को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं। अगर सही मानते हैं तो क्यों सही मानते हैं, अगर गलत मानते हैं तो क्यों गलत मानते हैं। अब मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे देश में एक्टिव यूथेनेशिया पॉसिबल नहीं है, पैसिव यूथेनेशिया ही पॉसिबल है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि देखिए दोस्तों एक केस आया था अरुणा शाहनाबॉग का केस, कभी आप लोग गूगल पे सर्च करके इसको पढ़िएगा। अरुणा शाहनाबॉग जो कि कम से कम 37 से 38 साल डीप कोमा में रहीं, ठीक है। उनके परिवार वालों ने कई बार गुहार लगाई कि इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मगर हर बार उनके इस फैसले को टाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। टाल क्या दिया गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन 2011-12 की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को लेकर कुछ गाइडलाइन निकाली थी कि पहला, कि अगर किसी पेशेंट की ज़िंदगी को डिसकंटिन्यू करना है और वो पेशेंट मान लीजिए कि बोल नहीं सकता या किसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है, कोमा में है, तो इसका फैसला उसके एब्सेंस में कौन करेगा। इसके एब्सेंस में ये फैसला उसकी पत्नी करेगी या उसका कोई क्लोज रिलेटिव्स करेगा, या मान लीजिए कि अगर इनमें से कोई नहीं है उसका, तो उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड ये फैसला लेगा कि उनकी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। एंड दूसरा, कि सच अ डिसीजन कैन बी टेकन बाय द डॉक्टर अटेंडिंग द पेशेंट एज अ बोनाफाइड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। और ये डिसीजन अकेले उस पेशेंट का कोई स्पाउस या रिलेटिव्स के अलावा वो डॉक्टर जो कि उस पेशेंट को अटेंड कर रहा है वो भी इस बात से अग्री करना चाहिए कि हाँ इस बंदे को पैसिव एनेस्थीसिया दे देना चाहिए। और जब तक हाई कोर्ट अप्रूव नहीं करेगी तब तक उस पेशेंट को आप किसी भी तरह की इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। यानी मान लीजिए, यानी कि थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा। पहले तो पेशेंट के कोई सगे संबंधी अप्रूव करेंगे, फिर डॉक्टर अप्रूव करेगा, फिर हाई कोर्ट में गुहार लगाई जाएगी, हाई कोर्ट अप्रूव करेगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड व्हेन अ हाई कोर्ट रिसीव सच एन एप्लीकेशन, द चीफ जस्टिस should constitute a bench of at least 2 judges who should decide to grant approval or not। और याद रखिएगा जब हाई कोर्ट के पास ये अर्जी जाएगी तो उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो 2 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तैयार करेगा जो कि इस मामले में डिसीजन लेंगी कि यूथेनेशिया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। एंड याद रखिएगा वो जो बेंच होगी 2 जजों की वो नॉमिनेट करेगी एंड 3 रेप्यूटेड डॉक्टर की को नॉमिनेट करेगी, कहेगी आप जाइए उस पेशेंट को देखिए, उसके पूरे रिपोर्ट को देखिए, क्या उस इंसान को इच्छा मृत्यु देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, हमें बताइए, हमारे सामने रिपोर्ट रखिए, ठीक है। एंड बिफोर गिविंग द वर्डिक्ट अ नोटिस रिगार्डिंग द रिपोर्ट शुड बी गिवन टू द क्लोज रिलेटिव्स एंड द स्टेट। एंड एक बात और याद रखिएगा कि हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाने से पहले एक नोटिस देगी, किसे, उस इंसान के, उस पेशेंट के क्लोज रिलेटिव को और उस पर्टिकुलर राज्य सरकार को। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज द हाई कोर्ट कैन गिव इट्स वर्डिक्ट।
फिर बट ऑब्वियस है, मान लीजिए कि जब हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तो बुलाएगी ना उस पार्टी को कि आप कोर्ट में आइए, आप बताइए आप क्यों चाहते हैं कि आपके इस संबंधी को पैसिव यूथेनेशिया दे देना चाहिए। उनकी बातों को भी तो सुनेगी, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं मॉरल कंसर्न तो उनका है ना पेशेंट के साथ। जो कोर्ट करेगी, कोर्ट का काम तो प्रैक्टिकल है, कोर्ट तो आपका इमोशनली सोचती नहीं है, तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को करने के बाद ही फैसला सुनाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो पैसिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे देश में बहुत लंबा है। और आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कोर्ट कचहरी के चक्कर कितने लंबे लगते हैं। और हाँ दोस्तों, एक नया कॉन्सेप्ट भी आया था लिविंग विल का। आप लोगों ने विल का नाम तो सुना होगा, जब इंसान अपनी प्रॉपर्टी का विल बनाता है। ठीक उसी तरह लिविंग विल एक तरह का डॉक्यूमेंट होती है, सेट आउट अ पेशेंट विशेस रिगार्डिंग हेल्थ केयर एंड हाउ दे वांट टू बी ट्रीटेड इफ दे बिकम सीरियसली इल एंड अनेबल टू मेक और कम्युनिकेट देयर ओन चॉइसेस। लिविंग विल वो पेशेंट बना सकता है, ठीक है, ये एक तरह का एक्टिव डिक्लेरेशन होता है किसी पेशेंट के द्वारा, जिसमें वो ये बात कहता है कि अगर भविष्य में मुझे कोई ऐसी बीमारी होती है जो ला इलाज हो, या मान लीजिए मैं कोमा में चला जाता हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। ये मैंने अपने लिविंग विल में लिख रखा है। अब लिविंग विल के भी आर्ग्यूमेंट में और अगेन से बहुत सारी बातें आई। फेवर की बात अगर मैं करूं तो उसमें क्या आया कि दे रिस्पेक्ट द पेशेंट्स ह्यूमन राइट एंड इन पर्टिकुलर देयर राइट टू रिजेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, कि कहीं ना कहीं ये इंसान की जो ह्यूमन राइट है, जो मानवाधिकार है, उसकी रिस्पेक्ट करेगी। और अगर वो इंसान अपने आप को मेडिकली ट्रीट नहीं करवाना चाहता, मान लीजिए कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो एक्टिव विल के तहत इच्छा मृत्यु पाने का अधिकार है। तो पहला फेवर में बात ये हुई। दूसरा कि क्रिएटिंग देम एनकरेजेस फुल डिस्कशन अबाउट एंड ऑफ द लाइफ डिसीजन, और वो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो फुल डिस्कशन कर सकता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के अंत के बारे में। और जब डॉक्टर को ये पता चल जाएगा कि सामने वाले ने ऑलरेडी लिविंग विल पर सिग्नेचर कर रखा है, अपना लिविंग विल बना रखा है, तो उसी के हिसाब से डॉक्टर उस पेशेंट को ट्रीट करेगा। और कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये हेल्प करेगा डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने में। और पेशेंट की जो फैमिली होगी, उसके फ्रेंड्स होंगे, उनको डिफ़िकल्ट डिसीजन नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिविंग विल पर साइन कर रखा है इस बंदे ने। लेकिन लिविंग विल के अगेंस्ट में क्या बात आई? पहला कि राइटिंग देम में बी वेरी डिप्रेसिंग, कि अगर कोई इंसान इस लिविंग विल पर साइन कर रखा है, तो मान लीजिए कि वो इंसान कितना डिप्रेस होगा और कितने ज़्यादा डिप्रेशन में उसने ये लिविंग विल साइन किया होगा। And it is difficult for a healthy person adequately to imagine what they would really want in the situation where a living will take effect। मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी इंसान ने लिविंग विल साइन किया है, तो उसको अंदाज़ा है कि भविष्य में अगर उसको इस तरह की बीमारी हो गई, तो फिर वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। अगर वो बचाना चाहे भी तो नहीं बचा सकता, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, उसके परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं है। इट मे बी हार्ड टू ट्रांसलेट द वर्ड्स ऑफ द लिविंग विल इनटू एक्चुअल मेडिकल एक्शन, और ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप लिविंग विल को एक्चुअली ट्रांसलेट कर मेडिकल एक्शन में कन्वर्ट कर पाएँ। एंड पेशेंट में चेंज देयर माइंड बट नॉट चेंज देयर लिविंग विल। मान लीजिए कि भविष्य में उस इंसान ने अपने माइंड को चेंज कर दिया, लेकिन वो अपने लिविंग विल को चेंज नहीं कर सकता। एंड दे आर नो यूज इफ दे कांट बी फाउंड क्विकली व्हेन नीडेड। एंड अगर लिविंग विल तुरंत काम ना आए तो क्या फ़ायदा? अगर वो इंसान सफ़र करेगा तो फिर क्या फ़ायदा उसके लिविंग विल का? तो ये पूरा का पूरा लिविंग विल का कॉन्सेप्ट था। तो आप लोग को कहीं ना कहीं इस वीडियो में की समझ में आई होगी कि जो यूथेनेशिया होती है, जो इच्छा मृत्यु होती है, वो अभी भी हमारे देश में क्लियर नहीं है। बाकी सारी कंट्रीज़ जैसे अमेरिका वगैरह में एक्टिव पैसिव दोनों तरह की यूथेनेशिया चलते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं भारत के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट को देखते हुए, पैसिव यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट हमारे देश में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत टीडियस है, बहुत लंबा है। तो उम्मीद है इच्छा मृत्यु के ऊपर बनाया गया मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड।